हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड एक्सरसाइजेस ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड engineering. Students, by now we have completed the complete chapter 2, protein structure and engineering, and if any doubt, do let me know. Now we are starting with NCERT solutions, and students, Magnet Brains believe करता है high quality education and वो भी एकदम free. Now high quality education के साथ साथ Magnet Brains लाए हैं high quality content books. अगर आपको Magnet Brains की high quality content books चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए और आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 वाज नेम 2 ह्यूमन डिसीजेस दैट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ अ प्रोटीन. ऐसे प्रोटीन के डेफिशिएंसी होने से दो बीमारी आपको बतानी है. सो द मेजर दो बीमारी जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी इन डाइट की वजह से होती है वो है क्वाशियोकर एंड मेरास्मस. नाउ स्टूडेंट्स, प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में. दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. प्रोटीन हार्मोन्स का काम करते हैं. प्रोटीन एक्टिन मायोसिन मसल इंटीग्रिटी बनाते हैं. प्रोटीन डाइजेशन में काम करते हैं ट्रिप्सिन की मदद से. प्रोटीन कोलेजन होता है जो मेजर प्रोटीन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. नाउ इन्वायरमेंट में रूबिस्को, जिसकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. सो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स. एंड अगर प्रोटीन्स ही नहीं रहेंगे हमारी डाइट में सो नॉर्मल ग्रोथ, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंट भी डिलेड हो जाएगा. सो कंप्लीट यूजुअली जो रहता है डेफिशिएंसी ऑफ अ प्रोटीन इज़ ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोटीन इन आवर डाइट. तो जब हम इनसफिशिएंट प्रोटीन ले लेते हैं अपनी डाइट में तो हमारी बॉडी में दो बीमारी हो सकती है जिसको हम क्वाशियोकर एंड मरास्मस कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यूजुअली इसमें क्या होता है, इट लीड्स टू मसल वेस्टिंग. मतलब कि हमारी बॉडी में मसल प्रॉपरली नहीं बन पाएगी. एंड हमें पता है कि मसल दैट इज़ एक्टिन एंड मायोसिन वो भी एक प्रोटीन है. तो अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो मसल जो बनेगी भी वो भी बहुत वीक सी होगी और ईजिली, बहुत ही जल्दी कह सकते हो, टूट जाएगी या बेबी अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएगा. सो स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया कि क्वाशियोकर एंड मरास्मस आर द टू मोस्ट कॉमन मेजरली diseases which happens because of the deficiency of a protein, that is kwashiorkor and marasmus. Now kwashiorkor is a protein deficiency disease जो basically manifest होती है हमारी बॉडी में as edema and liver enlargement. सो हमारी बॉडी में क्या होगा, सूजन आ जाएगी, एडिमा होगा, ठीक है, जो कहते हैं ना स्वेलिंग आना, जिसको हमारी बॉडी में इरेगुलर प्रोटीन मास की वजह से स्वेलिंग आ जाएगी. एंड यूजुअली लिवर का इनलार्जमेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है उसमें. फैटी एसिड्स प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो पाते. एंड फैटी एसिड जब प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होते सो वो ट्राइग्लिसराइड जाके स्टोर हो जाते हैं हमारे लिवर में. लिवर का इनलार्जमेंट हो जाता है. So the disease is caused by the deficiency due to less protein intake. जब भी हम अपनी बॉडी में प्रोटीन का लेस प्रोटीन इंटेक करें, यूजुअली इट इज़ कह सकते हो कि ये बच्चियों में ज़्यादा होता है. The child affected by this disease has edema. यूजुअली क्या होता है, इन बच्चों के swollen feet होते हैं एंड आपको एंकल सूजे हुए दिखेंगे इन बच्चों के. नाउ द चाइल्ड क्या होता है, यूजुअली एब्डोमेन इज डिसेंडेड ड्यू टू फैटी लिवर. इन बच्चों का पेट थोड़ा सूजा सा रहता है, थोड़ी स्वेलिंग से रहती है. क्यों? क्योंकि इनका लिवर डिस्टेंडेड, यहाँ कह सकते हो फैटी एसिड वहाँ पे कलेक्टेड रहते हैं. इनलार्जमेंट हो चुका होता है लिवर का, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्वेलिंग जैसा अपीयर होता है. ना और क्या होगा, इनके एकदम पतले से बाल होंगे क्योंकि प्रोटीन, हमारा जो कैरेटिन प्रोटीन है जो बालों को बनाता है वो भी एक बहुत मेजर प्रोटीन है. वो भी डेफिशिएंट होगा तो इनके बाल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, एकदम पतले थिन हेयर लाइक होंगे. अब आप बताओ, कोलेजन ही डेवलप नहीं होगा तो इनको डर्मेटाइटिस भी रहेगा एंड लॉस ऑफ टीथ, बिकॉज ऑफ टीथ भी एक प्रोटीन से ही बनेगा. तो ये सारी प्रोटीन डेफिशिएंसी होने की वजह से ये सारी चीज़ें भी डेफिशिएंट हो जाएंगी. अब स्टूडेंट्स, इन बच्चों को क्या होगा, एनोरेक्सिया रहेगा, भूख बिल्कुल नहीं रहेगी और यूजुअली एपेटाइट नहीं रहती क्योंकि इन बच्चों की बॉडी में प्रोटीन ही नहीं है तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ही नहीं हो रहा. जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो इनकी एपेटाइट भी अच्छी नहीं रहेगी और इनको भूख भी ज़्यादा नहीं रहेगी. एंड थोड़े से क्रैंकी किड्स होते हैं क्योंकि आप इमोशनली समझिए इन बच्चों को, क्योंकि अगर ये प्रॉपर खाना नहीं खा रहे सो ये प्रॉपरली अपने आप को कैसे हेल्दी रखेंगे, ये बहुत इरिटेटेड से रहते हैं. सो मरास्मस एक डाइटरी बीमारी है जो यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन एक्सीड्स द इनटेक अमाउंट.
ये उन बच्चों में होता है जिनकी बॉडी में प्रोटीन तो प्रॉपर जा रहा है, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन या प्रोटीन का कह सकते हो बॉडी में अच्छे से मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा। मतलब आपकी बॉडी में प्रोटीन तो जा रहा है लेकिन प्रोटीन यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा। तो अनलाइक क्वाशियोकर इट कैन अफेक्ट बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको बताया वो बच्चों में ज़्यादा रहता है क्वाशियोकर। मरास्मस ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में रहे, ये एडल्ट्स में भी हो सकता है एंड बच्चों में भी हो सकता है। नाउ दीज इंडिविजुअल आर अफेक्टेड बाय डिजीज दोज टेक प्रोटीन डेफिशिएंसी डाइट। अब स्टूडेंट जो एकदम प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट लेते हैं और हैविंग जिनके अंदर माल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स रहती है, प्रॉपर प्रोटीन एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, एंड यूजुअली कॉज्ड बाय एबनॉर्मल अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और यूजुअली उन लोगों में होता है जो प्रोटीन का प्रॉपर अपटेक ऑफ डाइट नहीं लेते एंड बहुत ही एबनॉर्मल डाइट या अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ दीज इंडिविजुअल विल हैव अ लो बॉडी मास इंडेक्स, यूजुअली ये लीन से पतले से रहते हैं, इनका लो बॉडी मास रेशो रहता है। अब इनकी ग्रोथ स्टंटेड रहेगी, स्लो रहेगी, रिटार्डेड रहेगी, क्योंकि ये प्रोटीन का इनटेक प्रॉपरली नहीं कर रहे। नाउ बोन्स गेट मोर विजिबल एंड स्किन, यूजुअली इनकी बोन्स क्या होंगी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, स्किन क्या होगी, बहुत पतली सी हो जाएगी। द इंडिविजुअल विल ऑल्सो बी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि इम्यूनिटी ही नहीं बन रही, प्रोटीन डिफिशियंसी है तो इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज रहेगी। नाउ द इंडिविजुअल कैन ऑल्सो गेट रैपिड, अब आप बताओ जिस इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको इन्फेक्शंस भी रैपिड होंगे, एंड यूजुअली इनको डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से डायरिया या लूज मोशंस बहुत कॉमनली प्रेजेंट रहते हैं। इज दैट क्लियर? Now, there are several vitamins, other vitamin deficiency disorder like deficiency A की वजह से होता है night blindness, similarly deficiency of vitamin B की वजह से होता है beriberi। Now, vitamin C की deficiency से scurvy होता है and vitamin D deficiency की वजह से rickets होता है। Now, these और vitamin K की deficiency से bleeding disorders भी हो सकते हैं। So, ये सारे other vitamin की deficiency से होता है, but mainly protein की deficiency से जो दो मोस्ट कॉमन बीमारी रहती है दैट इज क्वाशियोकर एंड मरास्मस। क्वाशियोकर तब रहता है जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक ही नहीं है, हमारी बॉडी में प्रोटीन जा ही नहीं रहा बिकॉज हमारी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं। नाउ मरास्मस कब होता है, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन तो है लेकिन वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, तो प्रोटीन मैनिफेस्ट ही नहीं हो पा रहा। इज दैट क्लियर? चलिए, now question number 2, what is the consequence if a protein is incorrectly folded? अब आपको बताना है कि क्या होगा जब प्रोटीन इनकरेक्टली फोल्ड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारी बॉडी में शैपरॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? शैपरॉन्स, जिनका मेन काम क्या रहता है? प्रोटीन को फोल्ड करना। अब आप बताओ, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन थोड़ा मिसफोल्डेड हो जाता है तो ये शैपरॉन्स टारगेट सिग्नल प्रोड्यूस करने लगता है, मतलब इस शैपरॉन्स को कहीं से सिग्नल आ जाता है कि रुको रुको, हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो रहा, एक प्रोटीन है जो मिसफोल्डेड है। तो ये शैपरॉन्स फटाफट से जाएंगे और उस प्रोटीन को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे ही उन प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा वो डिग्रेड हो जाएंगे। सो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो कोई एबनॉर्मेलिटी ना क्रिएट कर दे, बिकॉज इन द एंड हर प्रोटीन परफॉर्म्स ए फंक्शन। अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रोटीन है तो वो प्रोटीन डेस्टिन्ड है, उस प्रोटीन की डेस्टिनी है एक फंक्शन परफॉर्म करना। अब आप बताओ, एक प्रोटीन एबनॉर्मल है, उसकी मिसफोल्डिंग हो चुकी है, वो उसका शेप, स्ट्रक्चर, साइज गड़बड़ है, तो डेफिनेटली वो फंक्शन भी गड़बड़ करेगा। तो इससे पहले वो कोई गड़बड़ फंक्शन करे, हमारी बॉडी में शैपरॉन्स पे टारगेट पहुंचाता है, सुनो सुनो कोई प्रोटीन अबनॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन करने वाला है, फटाफट से आ जाओ। तो ये शैपरॉन्स आ जाते हैं, फिर क्या कराते हैं, ये टारगेट सिग्नल की मदद से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बुलाते हैं। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का लाइसिस करेंगे, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, एंड जब उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा वो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं। सो इससे पहले वो कोई गड़बड़ फंक्शन प्रोवाइड करें, हमारी बॉडी उन्हें डिग्रेड कर देती है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कह सकते हो शैपरॉन्स, और जो प्रोटियोस्टैसिस मेंटेन करते हैं। प्रोटियोस्टैसिस मतलब प्रोटीन का एक नॉर्मल फंक्शनिंग हेल्प करने में हमारे शैपरॉन्स का एक बहुत मेजर रोल है। नाउ दे प्रमोट द फोल्डिंग ऑफ अ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन। अब ये प्रोटीन को डिग्रेडेशन के साथ साथ प्रोटीन की फोल्डिंग भी कराते हैं, जो नए सिंथेसाइज प्रोटीन बनते हैं। नाउ इनका मेजर काम क्या है, कॉन्फर्मेशनल कह सकते हो मेंटेनेंस करना।
कॉन्फॉर्मेशनल मेंटेनेंस मतलब कि सारी कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन की, स्ट्रक्चर, डायमेंशनल एंड इंटरैक्शन सब कुछ प्रॉपर है या नहीं, ये प्रोटीन का मेंटेन करना। एंड ये प्रिवेंट करते हैं टॉक्सिक ऑफ पाथवे, मतलब बेसिकली प्रोटीन का एक दूसरे में एग्रीगेशन ना हो जाए, प्रोटीन क्लम्पिंग ना कर जाए, तो ये इससे भी प्रिवेंशन करते हैं। नाउ chaperones also cooperate with other components of the proteostasis network such as the proteostome network and autophagy। autophagy हमने पढ़ा, जब प्रोटीन को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं तो जब हमारी बॉडी उसको खुद ही खा लेती है, खुद ही कह सकते हो सेल्फ ईटिंग जिसे कहते हैं, ऑटोफेजी हो जाती है उसकी। इन दी रिमूवल ऑफ टर्मिनली मिसफोल्डेड या एग्रीगेटेड प्रोटीन, जब कोई भी प्रोटीन मिसफोल्डेड है या एग्रीगेटेड हो चुका है तो उसको हम डिग्रेड करा के, ऑटोफेजी करवा के, किस विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स करवा देते हैं, एंड इसको इनिशिएट ही chaperones करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये अगर मेरा mRNA है, दिस इज माई राइबोसोम स्मॉल यूनिट, दिस इज लार्ज यूनिट, दिस इज mRNA विच कंटेन्स कोडॉन्स, यहाँ से tRNA आएंगे जिनके पास एंटीकोडॉन्स है ना, ये एंटीकोडॉन्स कोडॉन्स मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन, ये बनाएंगे प्रोटीन। एंड जैसे ही ये प्रोटीन बनाएंगे ये दो होगा, या तो प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, अगर ये मिस फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ तो फटाफट से क्या आएंगे, मेरे chaperones आएंगे और इसका डिग्रेडेशन करा देंगे। क्या करा देंगे, इसका डिग्रेडेशन। अब जब इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा तो ये ऑटोफेजी हो जाएगा, हमारे खुद की बॉडी इसको खा जाएगी और रिमूवल हो जाएगा। सो बेसिकली हम प्रोटीन के एबनॉर्मल फंक्शन से बॉडी को बचा लेते हैं, प्रोटीन का एबनॉर्मल फंक्शन से बॉडी को बचा लेते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन काइमोट्रिप्सिनोजिन एंड काइमोट्रिप्सिन। सो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में काइमोट्रिप्सिनोजिन क्या करेगा, वो बेसिकली क्या करेगा, इट्स अ प्रीकर्सर ऑफ काइमोट्रिप्सिन, एंड काइमोट्रिप्सिन क्या होगा, वो इज द प्रीकर्सर ऑफ ट्रिप्सिन। तो काइमोट्रिप्सिन करेगा काइमोट्रिप्सिनोजिन का प्रोडक्शन, ट्रिप्सिनोजिन का, एंड काइमोट्रिप्सिन करेगा ट्रिप्सिन का। इज दैट क्लियर? सो काइमोट्रिप्सिन से क्या, काइमोट्रिप्सिनोजिन से हमें मिलेगा ट्रिप्सिनोजिन एंड काइमोट्रिप्सिन से हमें मिलेगा ट्रिप्सिन। इज दैट क्लियर? सो मेजर यही डिफरेंस है। एंड स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। नाउ वी नो कि काइमोट्रिप्सिनोजिन किसका प्रीकर्सर है, ट्रिप्सिनोजिन का, एंड काइमोट्रिप्सिन किसका है, ट्रिप्सिन का। लेकिन हमारी बॉडी में ये ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन क्या करवाते हैं, तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन दोनों ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाज से, बेसिकली ट्रिप्सिन इज रिलीज्ड बाय पैनक्रियाज, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो प्रोटीन जो लार्ज प्रोटीन है, अब इतना ज़्यादा बड़ा लार्ज प्रोटीन तो हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो सकता, वी नीड टू ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। नाउ इस स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कराने में जो मदद करता है दैट इज ट्रिप्सिन। सो ट्रिप्सिन हेल्प्स टू ब्रेकिंग अस डाउन द प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। नाउ दिस काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, it is also a digestive enzyme that aids to break down of proteins in the small intestine. Now the pancreas secretes it and the trypsin converts them into active form. अब काइमोट्रिप्सिन भी यही कराता है, लार्ज को स्मॉल में ब्रेक डाउन करता है, लेकिन काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन को प्रोवाइड करता है ये स्मॉलर, और ट्रिप्सिन इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए भेजता है। इज दैट क्लियर? एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं, सो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ ट्रिप्सिन क्या होगा, ट्रिप्सिन यूजुअली दो टाइप का होता है, अल्फा ट्रिप्सिन एंड बीटा ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द लार्जर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को सी टर्मिनल पे ब्रेक डाउन करता है ताकि हम उनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर सकें। अब स्टूडेंट्स यूजुअली EDTA, बेंजामीन एंड यूजुअली अदर इनहिबिटर्स की मदद से हम प्रोटीन को, ट्रिप्सिन को हेल्प कर सकते हैं। जब हमें प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं कराना तो हम इन इनहिबिटर्स का यूज़ कर सकते हैं ट्रिप्सिन को स्टॉप करने में।
Now, tissue dissociation, mitochondrial isolation, cell harvesting in vitro protein research, और इन सब चीज़ों में इसका एप्लीकेशन है इन इनिबिटर्स का, जिसकी मदद से हम ट्रिप्सिन का प्रोडक्शन स्टॉप कर सकते हैं. नाउ काइमोट्रिप्सिन भी एक एग्जाम्पल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम था, लेकिन काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद ट्रिप्सिन को प्रोवाइड करता है एंड देन ट्रिप्सिन उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है. इज दैट क्लियर? Now, peptide bonds at C-terminal tryptophan, phenylalanine and tyrosine में यहाँ पे वो C-terminal और peptide bond पे करा था, यहाँ पे भी वो C-terminus of tryptophan पे break down करके प्रोटीन का lysis कराता है. Is that clear? एंड इन दोनों को ही हम टिश्यू डिसोशिएशन, सीक्वेंसिंग, जीन मैपिंग, इन सब में इन इनहिबिटर्स का यूज़ कर कर इन दोनों की स्टडी कर सकते हैं, विच इज़ नॉट एज दिस मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आपको बस ये बताना था कि ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन का बेसिकली डिफरेंस क्या है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द सेरीन residue in some enzymes can become acidic, reactive, and also suggests that you can confirm that a serine residue is involved in the catalysis. अब आपको बताना है कि हमारी बॉडी में ये जो सीरीन प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, ये कभी कभी ये अमाइनो एसिड रिएक्टिव हो जाता है. ठीक है, ये हमारी बॉडी में यूजुअली एसिडिक बन के रिएक्ट करने लगता है. तो ये कैसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कैसे ये लाइसिस कराता है, तो आपको इसके बारे में कमेंट करना है और आंसर देना है. सो स्टूडेंट्स, एंजाइम्स आर यूजुअली प्रोटीन कैटलिस्ट. ही तो हमें पता है कि एंजाइम्स क्या है हमारी बॉडी में, प्रोटीन कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्पीड अप कराना. ठीक है, तो कैटलिस्ट यूजुअली क्या कराता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज कराता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन. अब कैटलिस्ट यूजुअली रिएक्शन का एक पार्ट नहीं रहता, लेकिन वो रिएक्शन को स्पीड अप कराएगा. इज दैट क्लियर? सो प्रोटीएजेस आर कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एंजाइम्स. यूजुअली हमारी बॉडी में प्रोटीएजेस एक बहुत ही कॉमन और वाइड स्प्रेड एंजाइम्स हैं. और प्रोटीएजेस क्या है, एंजाइम्स हैं जो ब्रेक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स. नाम में लिखा है प्रोटीएजेस, मतलब प्रोटीएज या पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स. सो प्रोटीएजेस आर एंजाइम्स दैट ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड्स that joins to amino acid. हमें पता है ये है मेरा अमाइनो एसिड 1, ये है मेरा अमाइनो एसिड 2. नाउ ये दोनों अमाइनो एसिड को जो जोड़ के रख रहे हैं वो कौन है, वो है हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स. एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें कौन से एंजाइम्स चाहिए, प्रोटीएजेस. सो प्रोटीएजेस आर एंजाइम्स which helps to break down the peptide bonds between two amino acids. Is that clear? Now they are examples like hydrolases, enzymes that break down chemical bond by the addition of water molecules. And hydrolases are the biggest example. क्यों? क्योंकि हम वाटर की मदद से पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि हाइड्रो मतलब वाटर, एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर हम उनका ब्रेक डाउन कर रहे हैं. Is that clear? Now, serine proteases. अब प्रोटीएजेस हमने पढ़े क्या है, ऐसे एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक करने में. अब सेरीन क्या है, हम सेरीन प्रोटीएजेस आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटीएजेस एंजाइम. Now, serine proteases are involved in enormous number of biological process that was given by Stroud in 1974. In every type of organism that scientists examine, they continue to discover new enzyme in this group. Now ये enzymes बहुत ही powerful हैं, इसलिए scientists इन पे बहुत research कर रहे हैं, अभी भी research हो ही जा रही है इन पे. अब इनका main काम क्या है, they digest food. क्या करते हैं, इनका मेन काम है डाइजेशन ऑफ फूड. जो हम फूड डाइजेस्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेरीन प्रोटीएजेस. बेसिकली ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, दे फाइट इन्फेक्शन, हेल्प स्पर्म टू एंटर द एग, दे हेल्प इन बैक्टीरिया डाइजेशन मटेरियल लाइक फ्लैश ईटिंग. अब जो स्टैफ है उस वायरस से ये हमें इन्फेक्ट हेपेटाइटिस सी से बचाते हैं. सो ये जो सेरीन प्रोटीएजेस हैं, these enzymes play a very important role in our body. They also regulate the development of organism and degrade the flesh after a snake bite. और हमारी बॉडी में जो स्नेक बाइट होने के बाद जो हेल्प करते हैं ये एंजाइम सेरीन प्रोटीएजेस, वो फ्लैश को डिजेस्ट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
So serine proteases plays a very important role in our body. Now comes to question number 5. Why is sickle cell anemia called a molecular disease? How can a sickle cell hemoglobin can be identified? अब सिकल सेल एनीमिया को हम मॉलिक्यूलर डिजीज़ क्यों कहते हैं एंड सिकल सेल एनीमिया को हम कैसे लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई करेंगे? सो इसका आंसर है सिकल सेल एनीमिया इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर. दैट मीन्स क्या है, ये एक रिसेसिव ट्रेट है. सो अगर आपके दोनों पेरेंट्स में ये ट्रेट है तभी ये ऑफस्प्रिंग में आएगा. अदरवाइज अगर ये एक भी पेरेंट में है तो ये क्या रहेगा, ये आपकी बॉडी में कैरियर ही रहेगा, आपको वो डिजीज़ नहीं होगी. रिसेसिव ट्रेट्स को चिल्ड्रन में आने के लिए दोनों पेरेंट्स के पास वो रिसेसिव ट्रेट होना चाहिए, तभी जाके वो डोमिनेंट होके वो अपीयर होता है. अदरवाइज अगर किसी एक भी पेरेंट में है तो दैट कम्स एज अ कैरियर इन दी ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. सो विच इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है बेसिकली म्यूटेटेड HbS आ जाता है हमारी बॉडी में. हीमोग्लोबिन में सिकल सेल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है. यूजुअली सिकल सेल इज़ कॉज बाय, यूजुअली मॉर्बिडिटी हो जाती है, वो बच्चे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि हमारी RBC का शेप ही चेंज होता है. बाय कॉन्वेक्स होने की बजाय वो कैसी हो जाती हैं, सिकल सेल की हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिनकी वजह से उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो इतनी अच्छे से अपना फंक्शन नहीं कर पाते एंड उन बच्चों की जल्दी डेथ हो जाती है. नाउ यूजुअली क्या होता है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन जिसमें ग्लूटामिक एसिड क्या हो जाता है, इज रिप्लेस्ड बाय वलीन. सो ये बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ अ म्यूटेशन which happens in the amino acid. क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है into वलीन. तो वलीन का जब ग्लूटामिक एसिड से वलीन चेंज रिप्लेस कर देता है ग्लूटामिक एसिड को, सो क्या हो जाता है हमारा सिकल सेल एनीमिया. इज़ दैट क्लियर? एंड हमें जिस लेवल के हीमोग्लोबिन मिलते हैं उसको हम HbS कहते हैं या हीमोग्लोबिन सिकल सेल भी कह सकते हैं. अब स्टूडेंट्स अगर वो लेबोरेटरी में आ गए तो आप उन्हें डिटेक्ट कैसे करोगे? यूजुअली हमारी बॉडी में ये 4 तरीके के डिसऑर्डर्स रहते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. नाउ सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेंडेलियन डिसऑर्डर बिकॉज इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है एंड क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वलाइन से. इज़ दैट क्लियर? और शेप चेंज हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप की RBCs हैं और ये चेंज हो जाता है सिकल सेल टाइप की RBC में. क्यों? क्योंकि ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वलीन में. क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वलीन में, जिसकी वजह से ये पूरा म्यूटेशन हो जाता है और आपके RBCs की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप इसे लेबोरेटरी में कैसे करोगे. तो इनिशियली आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे ब्लड सैंपल लोगे. जब आप ब्लड सैंपल ले लोगे उसके बाद आप इसे ट्रिप्सिन से ट्रीट करोगे. ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और वो ब्रेक डाउन कर देगा आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर को. प्रोटीन स्ट्रक्चर से क्या होगा, जब प्रोटीन स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हो जाएगा वो सेपरेट हो जाएंगे. उसके बाद आप उनका स्टडी कर सकते हो और आप जब उनको एनालाइज करते हो तो आपको डिफरेंस इन द शेप समझ आ जाता है. वहाँ पे आपको सिकल सेल शेप के साइजेस के ब्लड सैंपल दिखेगा जो आप समझ जाओगे कि इसमें कुछ म्यूटेशन है. फिर आप फर्दर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो सिकल सेल डिजीज़ है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है. Now coming to question number 6, what are the principle behind isoelectric focusing and SDS page technique? So students, and why the 2D electrophoresis is better than single dimensional electrophoresis? So इसका आंसर है, आपको मैं थोड़ा क्लियरली पिक्चर समझा देती हूँ. जो SDS पेज टेक्निक है यूजुअली क्या है, दैट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक. नाउ सेपरेशन टेक्निक SDS पेज डिपेंड करता है आपके मॉलिकुलर कह सकते हो मास में और चार्ज में. एंड 2 डायमेंशनल क्या होता है, जब हम उनको साइज से भी सेपरेट कर देते हैं. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूजुअली हम मास बाय चार्ज से करते हैं और SDS पेज एक आपको प्लेटफॉर्म, एक स्पेस प्रोवाइड करता है उनके सेपरेशन के लिए.
एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या कर रहे हैं, यूजुअली हम उन्हें मास और चार्ज के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कर रहे हैं, लेकिन 2 डायमेंशनल में हम उन्हें साइज के अकॉर्डिंग भी सेपरेट कर देते हैं, इसलिए हम उन्हें 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्रिएटिव प्रोटियोमिक्स क्या होता है? क्रिएटिव प्रोटियोमिक्स ऑफर क्या करता है, कस्टमर को बहुत ही क्रिएटिव तरीके प्रोवाइड करता है रिसर्चर्स के। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या आता है, SGS पेज टेक्निक आती है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग भी आती है, एंड दी 2 डायमेंशनल एनालिसिस भी आते हैं। तो SGS पेज टेक्निक क्या होती है, यूजुअली हम इसमें पॉलीअक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूजुअली जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेग्रीगेट कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज में। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, एंड इसकी मदद से हम उनका सेपरेशन कर देते हैं, एंड जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो उनका एनालिसिस करके हम उन पर स्टेनिंग करते हैं, फ्लोरोसेंट स्टेनिंग कर सकते हैं, रोडोमाइन स्टेनिंग कर सकते हैं, सिल्वर स्टेनिंग कर सकते हैं। ये सारी स्टेनिंग करके हम उन्हें सेग्रीगेट कर देते हैं, एंड उसके बाद हम उनका इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। सिमिलरली जब हम SDS पेज यूज़ करें तो हम SDS पेज पॉलीअक्रिलामाइड जेल का इस्तेमाल करेंगे। इस पॉलीअक्रिलामाइड जेल से क्या होगा, हमें एक फर्दर एक अच्छी बेटर क्लियर सेपरेशन मिलेगा, एंड उस सेपरेशन में हम जब प्रोटीन को pH लेवल आइसोइलेक्ट्रिक pH पे करेंगे, जब प्रोटीन पे कोई pH नहीं होगा तो वहीं रहेगा। जैसे ही प्रोटीन का pH हाई हो गया तो मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, वो लो हुआ वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा। तो जब हम उनके pH के लेवल पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ SDS पेज टेक्निक। नाउ जब हम प्रोटीन को यही हमने साइज के अकॉर्डिंग भी सेपरेट कर दिया तो उसको हम कहते हैं अपना 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या करा है, यहाँ पे लिया प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट। अब इस प्रोटीन के एक्सट्रैक्ट को हमने क्या करा, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग कराई, मतलब हमने उनके चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे हो गए मेरे पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटीन क्या है, दैट इज़ अ pH डिपेंडेंट स्ट्रक्चर, जहाँ पे जो pH के बहुत ही डिपेंडिंग रहता है, एंड pH के अकॉर्डिंग हम उनका सेपरेशन करते हैं। सो अगर प्रोटीन न्यूट्रल है मतलब वो कहीं मूव नहीं करेगा, वो यहाँ स्टेबल रहेगा, बट जैसे ही हम उनमें आइसो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे प्रोटीन एक चार्ज ले लेगा। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाएंगे, और नेगेटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाएंगे। एंड अब इसी को ही अगर आपने क्या करा, आपने SDS पेज टेक्निक पे कर दिया, सो यहाँ पे क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर वेट और चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, बीच में क्या हुआ है, आपके मोटे वाले मॉलिक्यूल्स, एंड कॉर्नर पे क्या मिले आपको, आपके स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स। एंड इसी में अगर आपने साइज भी इंट्रोड्यूस करा दिया तो मतलब आपने 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दी, जिसमें आप मॉलिक्यूलर वेट और चार्ज से सेपरेट तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपने साइज से भी सेपरेट कर दिया। इज दैट क्लियर? सो ये है बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड SDS पेज, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड आर 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है सब यूनिट डोमेन ऑफ अ एंड क्वार्टनरी इन द स्ट्रक्चर इन द प्रोटीन। अब स्टूडेंट्स, हमारे प्रोटीन में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले होते हैं प्राइमरी प्रोटीन्स। तो प्राइमरी प्रोटीन्स जो थे उनके बीच में कोई ज़्यादा बॉन्ड, सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्डिंग थी, एंड वो लीनियर पेप्टाइड बॉन्डिंग से जुड़े हुए थे। एंड इसी जगह अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे आ जाऊँ, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन होता है उसमें होते हैं अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। ना ये जो अल्फा हेलिक्स रहते हैं इनमें कॉन्फॉर्मेशनल हेलिकल फॉर्मेशन हो जाता है, एंड बीटा प्लेटेड में क्या हो जाता है, इंट्रा एटॉमिक हाइड्रोजन या कह सकते हो पेप्टाइड बॉन्डिंग हो गई है। नाउ स्टूडेंट, ये जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है एंड हमारी पेप्टाइड बॉन्डिंग रहती है। अब अगर इनके अलावा बॉन्डिंग आ जाए, फॉर एन एग्जाम्पल इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो थी, साथ ही साथ इनमें हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस आ जाए जस्ट लाइक वॉन डर वाल्स फोर्सेस, एंड अगर इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाए और इनके बीच में आयोनिक बॉन्डिंग्स आ जाए,
मतलब कितनी बॉन्डिंग्स आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो थी ही, साथ ही साथ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस आ गए लाइक वॉन डर वॉल इंटरैक्शंस, डाइसल्फाइड इंटरैक्शंस एंड आयोनिक इंटरैक्शंस। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब ये सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं तो इनकी कॉन्फॉर्मेशनल इंटरैक्शंस होने लगते हैं एंड दे स्टार्टेड कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, जो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे सब यूनिट की तरह एक्ट करते हैं और ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का डोमेन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये कन्वर्ट होते हैं इनटू टर्शरी स्ट्रक्चर एंड देन ये थोड़े और चेन्स को अगर साथ में ले आए तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नाउ फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको हीमोग्लोबिन लूँ विच इज़ अ मोस्ट कॉमन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे आयरन, एंड इस आयरन में अटैच होंगे अल्फा 1 चेन, अल्फा 2 चेन, बीटा 1 चेन एंड बीटा 2 चेन, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रहेगा। और हमने क्या करा, हमने एक अमाइनो एसिड चेन, दूसरी अमाइनो एसिड चेन, तीसरी अमाइनो एसिड चेन, चौथी अमाइनो एसिड चेन एंड इन सबको एक कह सकते हो पेप्टाइड बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड इंटरैक्शंस, वॉन डर वॉल इंटरैक्शन से इंटरैक्ट करा के एक इतना कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना दिया। सो ये सारे इंटरैक्शंस अगर हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं तो दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स एंड फर्दर कॉम्प्लेक्स होके दे कन्वर्ट इनटू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 8, आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं, आपको बताने हैं कि प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहला है प्रोटीन ब्लड प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन। सो ब्लड प्रोडक्ट्स में जो आते हैं हमारे यूजुअली हीमोफीलिया ए के लिए जो क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं, सो ब्लड प्रोडक्ट्स का एग्जांपल है, अगर आपको हीमोफीलिया ए चाहिए तो आप क्लॉटिंग फैक्टर 8 लाओ, हीमोफीलिया बी चाहिए तो क्लॉटिंग फैक्टर 9 लाइए। तो इन सब की वैक्सीन्स लाइक HPV वैक्सीन्स आती हैं। थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज़ अगर आपको चाहिए तो जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट का। थेरेप्यूटिक हार्मोन्स और ग्रोथ के लिए चाहिए तो हमारी बॉडी में स्पेसिफिकली आते हैं ग्रोथ हार्मोन्स हो गए एंड देन ग्रोथ फैक्टर्स लाइक हमारे साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन्स, ये सब रेगुलेटरी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, बीटा एंड ऑल। एनालिटिकल एप्लीकेशन जब आप अपने प्रोटीन को एनालिसिस में इस्तेमाल करते हो लाइक सैम्पलिंग एंड ऑल। एंड जब इंडस्ट्रियल बेसिकली आपकी जो इंडस्ट्रीज़ रहती हैं इसमें आप मिल्क में मिल्क कैसीन ऐड कर रहे हो, कैपा कैसीन ऐड कर रहे हो, आप अपने सोप में ऐड कर रहे हो डिटर्जेंट्स का, जिसकी वजह से वो डिग्रेड ना हो, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, तो इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स वो हो गए। फंक्शनल नॉन कैटालिटिकल प्रोटीन एग्जांपल हो गया हमारे कापा कैसीन का। ना कह सकते हो न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए जब आपने न्यूट्रिएंट्स या मिल्क फ्री या लैक्टोज इंटॉलरेंट बच्चों के लिए लैक्टोज फ्री टू मिल्क बना लिया। So these are example of protein based products. So again repeating, blood products and blood vaccines, therapeutic antibodies and enzymes, therapeutic hormones and growth factors, regulatory factors, analytical application, industrial enzymes, functional and non-catalytical proteins and हमारे nutraceutical proteins. Now coming to question number 9, आपको examples बताने हैं non-catalytical function. So non-catalytical फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली आप क्या करते हो, कापा कैसीन ऐड करते हो। तो क्या करते हो आप, कापा कैसीन ऐड करते हो मिल्क में। इससे क्या होता है, मिल्क के अंदर जो फर्मेंटेशन होता है वो नहीं होगा, मिल्क का प्रोटीन प्रॉपर्ली डिस्पर्स्ड होगा, मिल्क का प्रोटीन प्रॉपर्ली डिस्पर्स्ड होगा, इसलिए आप उनमें कापा कैसीन का एडिशन करते हो। नाउ थेराप्यूटिक प्रोटीन्स क्या होते हैं? थेराप्यूटिक प्रोटीन्स होते हैं जिस प्रोटीन में आप बेसिकली एक क्योर करने के लिए थेराप्यूटिक चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, लाइक आप थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज़ बना सकते हो, आप थेराप्यूटिक वैक्सीन्स बना सकते हो। ना थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज़ में आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दे सकते हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जनरेट कर सकते हो, एंड वैक्सीन्स के लिए आप हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन जनरेट कर सकते हो। नाउ ये तो हो गए पहले, ये हो गए दूसरे। अब तीसरे आते हैं मेरे न्यूट्रास्यूटिकल। तो न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली वो होते हैं जिसमें आप जैसे लैक्टोज इनटॉलरेंट बच्चे हैं उनके लिए लैक्टोज फ्री मिल्क बना रहे हो,
क्या बना रहे हो, लैक्टोज फ्री मिल्क बना रहे हो उन बच्चों के लिए जो बच्चे लैक्टोज नहीं पी पाते, लैक्टोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाते, उन बच्चों के लिए आपने एक ऐसा मिल्क बनाया है जिसमें लैक्टोज ही नहीं है, जिससे वजह से वो अपनी डाइट में मिल्क भी ले सके लेकिन लैक्टोज के बिना। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है नॉन कैटालिटिकल, थेराप्यूटिक एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। इज दैट क्लियर? Now coming to question number 10, briefly discuss the use of a designing of protein before marketing. तो सबसे पहले क्या होता है, हम एक प्रोटीन का डी नोवो मतलब शुरुआत से एकदम नया प्रोटीन का बैकबोन बनाते हैं। फिर हमने क्या करा, वो बैकबोन कैसे बनाई, प्रोटीन डेटा बैंक से इंफॉर्मेशन स्टोर करके हमने इनिशियली बनाया। उसके बाद हमने बैकबोन का ऑप्टिमाइजेशन करा एंड देन उसका सीक्वेंस का डिज़ाइनिंग करी। आफ्टर दैट डिज़ाइनिंग क्वालिटी फिल्टर होता है जो हम बैकबोन ऑप्टिमाइजेशन और सीक्वेंस डिज़ाइनिंग को कंबाइन करके बनाते हैं। एंड देन इन सबसे पहले हम डिज़ाइन क्वालिटी फिल्टर करने के बाद हम एक्सपेरिमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। मार्केट में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो जाने के बाद देन उसे कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। इज दैट क्लियर? सो ऐसे बनते हैं हमारे प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स। डायरेक्टली आप कस्टमर्स पे नहीं जा सकते। सबसे पहले डी नोवो का स्टार्ट होता है। डी नोवो मतलब एकदम शुरुआत से आप प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कनेक्ट करते हो फ्रॉम प्रोटीन डेटा बैंक, उस प्रोटीन का कितना अमाउंट, क्या स्ट्रक्चर, क्या क्वालिटी, एवरीथिंग। उसके बाद आप इनिशियल स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते हो, बैकबोन का ऑप्टिमाइजेशन करते हो, पूरा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, एक सैम्पल डिज़ाइनिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ बैकबोन ऑप्टिमाइजेशन एंड सीक्वेंस डिज़ाइनिंग। एंड देन वो एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स बनते हैं एंड देन वो फ्यू कस्टमर्स तक जाते हैं, उन पर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है। जब वो सारे सेफ्टी वैल्यूज़ चेक हो जाते हैं, जब वो सारे प्रॉपर एवेल्यूएट हो जाते हैं, उसके बाद ही वो कस्टमर्स तक या लार्ज स्केल पॉपुलेशन तक पहुंचते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. What is the principle of MALDI? MALDI stands for Matrix Assisted Laser Desorption Technique, and TOF, what is the main use in protein studies? अब हमने पढ़ा था प्रोटीन में जो MALDI रहता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको याद रखना है कि आप प्रोटीन को छोटे से छोटे प्रोटीन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसकी पेप्टाइड बॉन्डिंग, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जस्ट दैट माल्डी क्या करता है, माल्डी कंडेंस्ड फेज से गैशियस फेज में कन्वर्ट करता है। एंड माल्डी जो फेज का इस्तेमाल करता है दैट इज सॉलिड फेज। तो आप क्या करते हो, लेजर असिस्टेड हाई बीम मारते हो अपने इलेक्ट्रॉन्स में, जिससे वो हाई एनर्जी में जाके फटाफट से कन्वर्ट हो जाते हैं गैशियस स्टेज में। उसके बाद आप उन्हें क्या करते हो, मास डिटेक्टर के पास जाते हो। जब आप मास एनालाइजर के पास इनिशियली जाते हो देन यू कन्वर्ट देम इनटू मास डिटेक्टर। वो डिटेक्ट करता है देम अकॉर्डिंग टू देयर मास और आपके पास एक क्लियर सेपरेटेड पिक्चर आ जाती है। तो MALDI एंड TOF इज एन एनालिटिकल टेक्निक विच द पार्टिकल इज आयोनाइज्ड। इनिशियली हम सबसे पहले आयोनाइज करते हैं, फिर सेपरेट करते हैं हम उन्हें अकॉर्डिंग टू देयर मास एंड चार्ज रेशियो एंड इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द टाइम इट टेक्स फॉर द आयंस टू ट्रैवल टू अ डिटेक्टर एट द एंड ऑफ द टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ अ ट्यूब। इनिशियली हमने क्या करा, सबसे पहले ये मेरा सॉलिड स्टेट है, इस स्टेट में आयंस है, मैंने हाई स्पीड लेज़र का डाला। जैसे ही मैंने हाई स्पीड लेज़र डाला हमारे आयोनाइजेशन हो गया या डीप्रोटोनेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन जो मेरे आउटर शेल में थे वो हाई बीम की वजह से फटाफट से निकल गए और किस में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस में कन्वर्ट हो गए। वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कहाँ जाते हैं, मेरे सेपरेटर मीडियम पे जाते हैं, जहाँ पे हम उन्हें मास और चार्ज के रेशो पे सेपरेट करते हैं और ये डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करता है और आपके पास कंप्यूटर पे ये रिजल्ट आ जाता है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड MALDI, दैट इज मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन टेक्निक। इज दैट क्लियर? एंड ट्रांस इल्यूमिनेशन स्टैंड्स फॉर TOF। इज दैट क्लियर? सो इसी के साथ हमने ख़त्म कर लिया है चैप्टर नंबर 2 प्रोटीन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग के हमारे NCERT सॉल्यूशंस। एंड इफ एनी डाउट स्टूडेंट्स डू लेट मी, आई विल क्लियर योर डाउट एंड हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।